गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन में वर्ण को पढ़ लिया है, संधि को पढ़ लिया है, संज्ञा को पढ़ लिया है, सर्वनाम को पढ़ लिया है और कल हम लोगों ने वचन भी पढ़ लिया। आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है। शब्द हेडिंग में है, शीर्ष पर शीर्षक है, विषय है शब्द। इसकी परिभाषा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अब देखें, ध्वनियों के मेल से सार्थक है ना, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो मोटे तौर पे हम यह समझ सकते हैं कि शब्द क्या है, वर्णों का योग है, वर्णों का मेल है, मगर सार्थक मेल होता है। लेकिन परिभाषा में भी यह कहा गया है सार्थक मेल होता है। लेकिन शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक मेल भी होता है, ठीक है, उन्हें भी शब्द ही कहा जाता है, मगर उसका उपयोग सिर्फ सहायता के लिए होता है। सार्थक शब्दों की सहायता के लिए उसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है, इसलिए उसका महत्व कम है। तो परिभाषा की दृष्टि में यही बात महत्वपूर्ण है कि ध्वनियों का मेल सार्थक होना चाहिए, तभी वह शब्द है। सार्थक मेल नहीं है तो वह शब्द नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। तो जैसे मैं भी शब्द है, एक ही शब्द है, पैसा शब्द है, आम शब्द है, आ शब्द ही है, आ का मतलब आना हो जाता है, यह धातु के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर प्रेम आदि, ये सब शब्द के उदाहरण हैं। इसके बाद निम्न आधारों पर शब्द के वर्गीकरण किए जाते हैं, शब्दों के वर्गीकरण किए जाते हैं। कौन कौन सा आधार है देखते हैं। पहला आधार है रचना, यानी कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर अर्थ के आधार पर। तो आप लोगों को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। रचना, जिसे आप लोग बोर्ड पर देख ही रहे हैं, रचना का आधार लिखा गया है, नहीं, रचना के आधार पर शब्द को लिखा गया है। फिर व्युत्पत्ति, तो रचना के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सॉरी रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। इसके बाद विकार, विकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, ठीक है। रचना के आधार पर तीन भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर चार भेद, विकार के आधार पर दो भेद, अर्थ के आधार पर चार भेद। तो रचना के आधार पर जो तीन भेद हैं वे हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन भेद हैं रचना के आधार पर। तो इनकी परिभाषा आप देखेंगे। रूढ़, रूढ़ शब्द है रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से न बने हो, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से न बने हो तथा इनका सार्थक खंड न हो, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि यह शब्द जो है रूढ़ है, रूढ़ का मतलब भी होता है, मतलब यही होता है जो वर्षों से वह शब्द उस वस्तु के लिए प्रयुक्त होता आया है, ठीक है। रूढ़ का मतलब लंबे समय से उसका उपयोग होते आ रहा है। तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। उनका सार्थक खंड भी नहीं होता। अगर उन शब्दों को हम लोग तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो सार्थक खंड नहीं होता है। जो भी उसके खंड बचते हैं वे निरर्थक होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
जैसे हमारे सामने पानी शब्द लिखा गया है, पानी को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो पा अलग हो जाएगा और नी अलग हो जाएगा। तो पा का ना सही अर्थ निकलेगा और ना नी का सही अर्थ निकलेगा पानी। इसके बाद दूसरा शब्द है आम। आम को भी हम लोग अलग अलग करते हैं तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक खंड का कोई अर्थ नहीं होगा। आ का ना कोई अर्थ होगा, न म का कोई अर्थ होगा। फिर राम, राम को दो भागों में बांटते हैं तो रा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न म का निकलेगा। इसलिए ये शब्द क्या है, ये इस तरह के शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं होता है और ये किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बने होते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। तो इसकी परिभाषा है वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हों, या ऐसा भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनका सार्थक खंड हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति, तो इसमें दो शब्द हैं। सेनापति में दो शब्द हैं, सेना और पति दो शब्द हैं, दो शब्दों का मेल हुआ है। यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे सेना तो जानते ही हैं सैनिक, सेना। पति जो मुख्य होता है, जो प्रधान होता है, उसको पति कहते हैं। तो सेनापति अर्थात सेनाओं का प्रमुख, सेनाओं का प्रधान। दूसरी बात अगला है आग बगुला है, घुड़सवार है, ये सारे यौगिक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बने शब्द हैं, ठीक है। अब यौगिक शब्द को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द, किस तरह के शब्द यौगिक शब्द होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। तो उपसर्ग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय से यौगिक शब्द का निर्माण होता है, तथा बहुव्रीहि समास को छोड़कर जितने समास हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये सब समास क्या है, ये सब यौगिक शब्द हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, फिर द्विगु, द्वंद्व, ये सब समास, अव्ययी भाव समास, ये सब यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। उपसर्ग से भी यौगिक शब्द बनते हैं, प्रत्यय से भी यौगिक शब्द बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो भेद है वह है, तो तीसरा भेद है वह है योग रूढ़। तीसरा भेद योग रूढ़ है। योग रूढ़ की परिभाषा इस प्रकार है कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं, अब देखें, वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है। अब जैसे रूढ़ शब्दों का अर्थ आप लोगों ने देख लिया है। रूढ़ शब्द का अर्थ है जो किसी एक वस्तु के लिए ही वह शब्द होता है, ठीक है। वह शब्द किसी एक वस्तु के लिए होता है, अर्थात उन शब्दों का किसी अन्य शब्दों से योग नहीं हुआ है, किसी अन्य शब्दों से उनका मेल नहीं हुआ है, इसलिए वे रूढ़ कहे जाते हैं। यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ यानी कि वह किसी एक वस्तु के लिए ही इस्तेमाल में आता है, ठीक है, वह शब्द, इसलिए वह रूढ़ होता है। मगर यहाँ पर क्या दिया गया है, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है, ठीक है। तो आप रूढ़ तो समझ गए कि उसका अर्थ एक शब्द के लिए आएगा, एक व्यक्ति के लिए आए या एक वस्तु के लिए आए, ठीक है, या एक पदार्थ के लिए आए, तो वह रूढ़ है। मगर वह शब्द यौगिक है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। बना तो है दो शब्दों से मिलकर, मगर उसका अगर अलग खंड हो तो एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पंकज लिखा हुआ है, उदाहरण में पंकज है, तो पंकज का अगर हम लोग विग्रह करते हैं, उसे दो भागों में बांटते हैं, तो पंक धन ज हो जाएगा। तो पंख का अर्थ है पानी, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। पानी में जो जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं। तो पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। तो यह जो पंकज है यह कमल के लिए आया है, इसलिए यह पंकज योग रूढ़ शब्द है तो यौगिक शब्द, मगर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ रूढ़ है, ठीक है। इसका अर्थ रूढ़ है, इसलिए
योग रूट है। इसके बाद लंबोदर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर लंबोदर है, तो इसे अगर अलग अलग करेंगे तो लंबा उदर आएगा। दो शब्द है, लंबा और उदर, दोनों के मिलने से लंबोदर बना है। तो लंबा का मतलब जिसमें लंबाई हो, उदर का मतलब पेट, जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट बड़ा हो, अर्थात गणेश। तो यह लंबोदर गणेश के लिए आया है। यहाँ पर लंबोदर गणेश के लिए आया है। तो किसी एक व्यक्ति का बोध कराने वाला यह शब्द है, इसलिए यह रूढ़ शब्द, रूढ़ अर्थ दे रहा है। शब्द यौगिक है मगर अर्थ रूढ़ है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। अगला है गजानन, यहाँ भी योग रूढ़ शब्द है। तो बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ होते हैं। और आपने यहाँ देखा यौगिक में कि यौगिक शब्द उपसर्ग से बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, तथा समास में सिर्फ बहुव्रीहि समास को छोड़कर जितने समास होते हैं सभी के उदाहरण यौगिक होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने रचना के आधार पर शब्द को समझ लिया है। रचना के आधार पर शब्द को समझ लिया है। अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखिए। दिक्कत हो तो जरूर सवाल पूछिएगा। लाइट संबंधी समस्या थी, इसलिए लाइट ऑफ करना पड़ा है। तो आप जरूर लिखें इसको। अब आप लोगों को क्या करना है, फेयर की कॉपी में इसे लिखना है और ऐप के माध्यम से, द्रोणास सीनियर सेकेंडरी ऐप के माध्यम से अपने होमवर्क को चेक करा लेना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे, मैं चेक कर लूँगा। नियमित रूप से यह काम कीजिए। ठीक है, अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।